हेलो डियर, आपका ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम। उसी मज़ेदार तरीके से, उसी सेटिस्फाइंग तरीके से हैं, उसी कंप्लीटनेस की फीलिंग के साथ हम मैथ्स को करते रहेंगे ऐसे ही, और हर एक टॉपिक को करते रहेंगे। ठीक है। ज्योमेट्री में थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि दो टॉपिक को मिलाकर एक टॉपिक बना दिया। जनरली कई बार बच्चे जो है बड़े टॉपिक से डरते हैं। अरे भाई, तुम दो छोटे छोटे टॉपिक कर ले रहे हो, तुम दो मीडियम साइज के टॉपिक कर ले रहे हो, तो ये मान लो ज्योमेट्री के हिसाब से दो चैप्टर को मिला दिया, एक चैप्टर एक्स्ट्रा है हमारे सिलेबस में, बस। ठीक। और आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी बात। कई स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, या फिर सर थोड़ी सी मोटिवेशन दीजिए। मुझे एक बात बताओ कि मान लो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, तो उससे क्या होएगा? आपके जो पेरेंट्स हैं कितने खुश होंगे, जस्ट एक बार इमेजिन करो, कितने खुश होंगे। आपके भाई बहन जो हैं, उनको अगर लाइफ में कभी, अगर आपसे छोटे हैं बड़े हैं जो भी है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो उनको भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनको दे पाएंगे। उनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होगा, उनकी भी आप अच्छे से सक्षम होकर मदद कर पाएंगे। कर पाएंगे डेफिनेटली। तो और कुल मिलाकर जहाँ तक गाइडेंस की बात है, एक बार रुकना, ये गेट बंद करना नहीं लग बार। जहाँ तक गाइडेंस की बात है, गाइडेंस मैं आपको ऐसी दे रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए कि अगर आपने मेहनत करी तो अब की बार आपकी जॉब को कोई नहीं रोक सकता। वैसे हम तैयारी कर रहे हैं फुल फ्लैश टॉप 100 रैंक के अंदर आने की, अगर आप सारी बातों को मानेंगे तो। लेकिन फिर भी अगर आपने ठीक से तैयारी करी तो आपकी जॉब को कोई नहीं रोक सकता। इमेजिन करो कि आज से कुछ टाइम के बाद 2022 का जब रिजल्ट आएगा, तो आपके हाथ में एक बहुत बढ़िया पोस्ट है। आपके माँ बाप वगैरह जो भी आपको चाहने वाले हैं, आपके दोस्त जो वाकई में आपके करीब हैं, कितने खुश होंगे। आप उनकी खुशी का कारण बन सकते हो। आप कितने खुश होगे अगर आपके किसी करीबी को, माँ बाप को, दोस्त को, भाई को, जिसको भी ज़रूरत होगी, तो आप इतने इंडिपेंडेंट होंगे कि उनकी ठीक ठाक सी मदद आप कर पाए। ठीक ठाक इंडिपेंडेंट आप फील करेंगे। तो अपने आप को एक बार आंख मूंद के अपने आप से ये पूछो, अगर मेरे एफर्ट मारने से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, पूरी उम्र के लिए मिल रही हैं, तो क्या आप एफर्ट मारने के लिए तैयार हो? आपकी आईक्यू कितनी भी तेज़ हो, कितनी भी कम हो, मैं एक बात बता देता हूँ, हर एक बंदा जब तैयारी करता है तो हर एक पर्सन कितना भी तेज़ हो, कभी ना कभी डिमोटिवेटेड फील होगा कि यार पता नहीं, तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन बात नहीं बन रही, सब खराब हो गया यार, अब की बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसे फेजेस आएंगे, लेकिन मैं यही बताने के लिए हूँ कि वो नॉर्मल हैं, वो आएंगे, उनको एक्सपेक्ट करो। ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, पढ़ते रहना, जो अपना स्टडी प्लान है उसे फॉलो करते रहना। जो भी गड़बड़ियाँ हैं, जो भी वीकनेस, आपके पढ़ने के बाद भी मॉक में नंबर नहीं आएंगे, तो मॉक को एनालाइज करना, उन कमियों को पहचानना और उनको दूर करना। कैसे पहचानोगे, कैसे दूर करोगे, यूट्यूब पर एक वीडियो डाल चुका हूँ, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, उस वीडियो को देख लो। ठीक है। तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी सिचुएशन समझने की ज़रूरत है कि अब आप जो काम कर रहे हो उससे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ऊपर नीचे वाले फेज आएंगे, काम करते रहो, बस काम को कांस्टेंट रखो, सारा काम बढ़िया हो जाए। ठीक है। फिर पेन नोटबुक ले आए हो, दिमाग भी ले आए हो, कहीं भूल वूल तो नहीं गए हो कहीं पर रख के। ठीक है, स्टार्ट करें। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए क्या है? होमवर्क खुद करोगे इसे। नेक्स्ट। तो इससे पहले आपको थ्योरी करा चुका हूँ, तो ठीक ठाक सी पेस पर ये क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। ठीक है भाई, देखो तो इनसाइड ट्रायंगल ABC ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q। ठीक है। और मैं यहाँ पर सिर्फ वो क्वेश्चन कराने के लिए नहीं हूँ कि जो आपको नहीं आते सिर्फ वो करूँ, और सिर्फ वो करोगे तो वो ग्रोथ नहीं होगी जो मैं आपकी ग्रोथ देखना चाह रहा हूँ। चीज़ों को एक स्ट्रक्चर में प्लेस करके सब कुछ रिवाइज, यहाँ के अलावा आपको कुछ ना करना पड़े, सिर्फ मॉक दो, उनको एनालाइज करो, ग्रोथ करो, पेपर में जाओ, दैट्स इट। मैथ का बर्डन मैं ले रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट को संभाल लो। ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ, बच्चे 4-4 3-3 बुक्स के पीछे भागते हैं। भाई टीचर का काम ही ये है आपके उस बर्डन को दूर करना। मेरा काम क्यों कर रहे हैं जब मैं ऑलरेडी मेरा काम कर चुका हूँ? जितनी भी बुक्स आप मार्केट में ला सकते हैं भाई, मेरी अलमारी में धरी हैं सारी, हैं, और उनके पन्ने पुराने भी हो चुके हैं, क्योंकि
पढ़ चुका हूँ सारी। ठीक है, तो मेरा काम मत करो, मेरा काम मुझे करने दो, अपना काम खुद करो। ठीक है, चलो जी। इनसाइड ट्रायंगल एबीसी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एबी एंड एसी एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो कोई क्वेश्चन आसान, कोई मॉडरेट, कोई बढ़िया, किसी में आप कुछ सीखोगे, किसी में नहीं सीखोगे तो रिवाइज होएगा, कुल मिला के ओवरऑल फायदा होएगा। इफ ए बी इज 3 टाइम्स पी बी, ए बी जो है वो पी बी का 3 गुना है, यानी कि अगर पी बी 1 यूनिट है, ए बी पूरा 3 यूनिट है, यानी कि ये 2 यूनिट है। ओके, देन पी क्यू इज टू बी सी, तो पी क्यू इज टू बी सी क्या होएगा? तो अगर बेस के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होती है। छोटी ट्रायंगल की साइड 2 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 3 है, तो पी क्यू इज टू बी सी का रेशियो होएगा 2:3। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, अगर यहीं पर एग्जामिनर आपको ऐसे कर दे, यहीं पर उसने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, मान लो मीडियन ड्रॉ कर दी उसने, तो ये जो मीडियन होएगी ये इसकी भी मीडियन का ही काम करेगी, टेंशन मत लो। यहाँ पर उसने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी तो इसके एल्टीट्यूड का भी काम करेगी। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों के एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। है? उसने चाहे कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ये लो है तिरछी लाइन मार दी, खत्म बात। आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो लाइन जो छोटी वाली ट्रायंगल में आए हैं, मान लो इसको हम मान लेते हैं z, तो जो ए जेड है छोटी वाली ट्रायंगल की लाइन की लंबाई होगी 2 और बड़ी वाली लाइन की लंबाई होगी 3। ये हर एक लाइन के ऊपर लागू हो रहा है जो इनके बीच से पास हो रही है, हर एक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो अगर वो ये भी बोल दे कि इस, उसने यहाँ पर मीडियन ड्रॉ कर दी कि भैया इससे और इसका रेशियो क्या है, छोटी का 2 बड़ी का 3, तो ये 1 2:1 खत्म। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी वो पूछ ले। इनके एरिया का रेशियो क्या होएगा, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का, छोटी की साइड 2 है तो बड़ी की साइड 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, छोटी का एरिया 4 है तो बड़ी का एरिया है 9, पूरी का एरिया 9 है, 9 में से 4 गए, इस पूरी का एरिया 9 है, 9 में से 4 गए 5, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:5। ठीक है, नेक्स्ट ABCD से ट्रेपेजियम whose parallel sides AD and BC are in ratio 3:2। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स हैं AD, अच्छा ABCD, AD and BC are in ratio 3:2। The shortest distance between them is 10 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके जी, AB एंड DC आर एक्सटेंडेड टू मीट एट O। AB एंड DC इनको एक्सटेंड कर दिया कि तुम O पर जाकर मिलो। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ABCD इज 900, अगर ABCD का एरिया 900 है तो ये आपको HW में मिल रहा है। The four triangles formed by joining the pairs of midpoints of sides of a given triangle are congruent if the given triangle is। तो ये क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं आपके बेसिक्स को रिवाइज करने के लिए। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, द 4 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पेयर्स ऑफ मिड पॉइंट्स, अगर हम मिड पॉइंट्स के पेयर्स को ज्वाइन कर दें किसी भी ट्रायंगल के, तो वहाँ से जो 4 ट्रायंगल्स बनती हैं 1 2 3 4, तो ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होएगी अगर जो गिवन ट्रायंगल है वो आइसोस्केलस हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। यहाँ पर आंसर है जी ऑप्शन डी। अगर गिवन ट्रायंगल किसी भी शेप की हो फर्क ही नहीं पड़ता, अगर आप मिड पॉइंट्स को मिला रहे हो ऐसे, तो ये जो 4 ट्रायंगल क्रिएट हो रही है ना, ये चारों की चारों कॉन्ग्रुएंट है, चाहे किसी भी ट्रायंगल के अंदर करता हो। कैसे, अभी बता देता हूँ। देखो, मान लो एंगल ए के सामने जो साइड है इसकी लंबाई है a, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी a/2 a/2। एंगल बी के सामने इस पोर्शन की लंबाई b/2 b/2, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और एंगल सी के सामने इसकी लंबाई क्या हो जाएगी c/2 c/2। क्लियर है भाई? ओके, अगर इस पूरी लाइन की लंबाई a है तो इस लाइन की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी a/2। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से पहला क्वेश्चन याद हो तो, अगर मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो इसके पैरेलल होएगी, इसके हाफ होएगी। ठीक है, अब इस लाइन के हाफ होएगी ये वाली, तो इसकी लंबाई क्या होएगी b/2। इस लाइन के हाफ होएगी ये वाली, तो इसकी लंबाई क्या होएगी, पूरी लाइन की लंबाई c है तो c/2। अब हमारे सामने जो चारों ट्रायंगल हैं, चारों ट्रायंगल्स की जो साइड हैं वो क्या है, a/2 b/2 c/2। साइड 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 से चारों कॉन्ग्रुएंट है, देख लो। क्लियर है? तो ट्रायंगल चाहे किसी भी शेप की हो, अगर आप मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो जिन 4 पोर्शंस में ट्रायंगल बट रही है चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट है। अगर चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के समान है बिल्कुल,
तो उनका एरिया भी इक्वल होएगा ना, तो आपको ये बात भी पता लगी कि चारों का एरिया इक्वल है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC F and E are point on the side AB and AC respectively. Such that FE is parallel to BC. ठीक है भाई, FE is parallel to BC and FE divides the triangle in two parts of equal area. जो FE है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका एरिया 1, नीचे वाले का एरिया 1। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है, इसका एरिया 1 यूनिट है, तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल है सिमिलर, तो छोटी ट्रायंगल का एरिया है 1 यूनिट और बड़ी ट्रायंगल का एरिया है 2 यूनिट। तो इनके एरिया का रेशियो क्या है? एरिया का रेशियो है 1:2। अगर एरिया का रेशियो 1:2 है मेरे भाई, तो साइड्स का रेशियो क्या होएगा? या फिर एरिया को मैं बोल दूं, अगर 2 डायमेंशनल चीज़ों का रेशियो 1/2 है, तो 1 डायमेंशनल चीज़ों का रेशियो क्या होएगा? अंडर रूट करेंगे इसका, 1 डायमेंशन वाले का स्क्वायर होता है 2 डायमेंशन का, तो 1/√2। ठीक है, तो क्या होएगा? 1/√2। तो 1/√2 किसका रेशियो होएगा? छोटी ट्रायंगल की कोई भी लेंथ और बड़ी ट्रायंगल की वही लेंथ। छोटी ट्रायंगल की मीडियन, बड़ी ट्रायंगल की मीडियन, छोटी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, बड़ी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, छोटी ट्रायंगल की हाइट, बड़ी ट्रायंगल की हाइट, छोटी ट्रायंगल का इन रेडियस, छोटी ट्रायंगल के अंदर सर्कल रख के उसका रेडियस, बड़ी ट्रायंगल के अंदर सर्कल रख के उसका रेडियस। तो सारी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स का रेशियो छोटी इज टू बड़ी होएगा 1:√2। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है भाई साहब ने, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर AD जो है BC के परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या बताया, अगर बड़ी वाले की एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो छोटे वाले की भी वो एल्टीट्यूड ही होगी। अब जो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं आपको समझ के साथ समझा रहा हूँ, आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको याद रहेंगी, तो एग्जाम में ये प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। बड़ी वाली का जो भी खींचोगे एंगल बाइसेक्टर, छोटी वाली का भी वो वही होएगा, उसका भी एंगल बाइसेक्टर ही खींचे। ठीक है, तो उसने क्या बताया है, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इंटरसेक्ट्स FE एट G, तो हमने बताना है GD इज टू AG। तो छोटे वाले की हाइट और बड़े वाले की हाइट का रेशियो, तो छोटे वाले की हाइट अगर 1 है तो बड़े वाले की हाइट है भाई साहब √2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 - 1। ये बोल रहे हैं दिस इज टू दिस का रेशियो बताओ, तो √2 - 1:1, खत्म बात। क्लियर है? ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है भाई, DE is parallel to BC, AD is equal to A, DB is equal to A+4। अगर ये पैरेलल होगी तो सिमिलर ट्रायंगल हो गई। ठीक है, AE is equal to 2A+3 एंड EC is equal to 7A। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? A is greater than 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। देखो सिमिलर ट्रायंगल हो गई, तो A बटे में A+4 इज इक्वल टू 2A+3 बटे में 7A, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम छोटी ट्रायंगल इज टू बड़ी ट्रायंगल नहीं लिख रहे, हम सिर्फ A इज टू A+4 लिख रहे हैं। तो बस बाद में इक्वेट नहीं कर सकते DE बटे BC से, सिर्फ इतना फर्क आता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर इसको ऐसे इक्वेट करके निकालने में फ़ायदा नहीं है भाई। अगर उसने सिर्फ आपसे A पूछा है बेचारे ने, उसने A का जवाब दिया है, तो आप पुट करके देख लो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप 3 पुट करोगे तो 3/7, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 9 बटे 21, 3/7। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अदरवाइज आप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो सोल्व करना आपको बताया है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC D and E are the points on AB and AC respectively such that। तो इसी सिचुएशन को बयां करने के लिए उसके पास एक और तरीका हो, क्या बता देता है, इन ट्रायंगल ABC D and E पॉइंट हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि AD बटे में AB इज इक्वल टू AE बटे में AC, कि छोटे ट्रायंगल की साइड AD बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड बराबर है छोटी की साइड बटे में बड़े की साइड, तो आप जान जाओगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, छोटी और बड़ी, और ये पैरेलल है। इसी चीज़ को वो कैसे बताता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताता है। कई बार AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू
ए ई। देखो क्लियर है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार वो ऐसे बताएगा इफ एंगल ए डी इज ए सी बी प्लस 30, तो ए सी बी कौन सा भाई, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ओके, एंड ए सी बी ए डी ई, तो ये है थीटा प्लस 30, तो मेरे भाई अगर ये पैरेलल हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होएगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल ए बी सी 78, ए बी सी ये वाला 78 है, तो ये थीटा प्लस 30 है तो ये भी थीटा प्लस 30 होएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 78 है, तो 48 उसने क्या पूछा है, देन एंगल ए इज इक्वल टू वट, तो ये 78 है, ये 48 है, ये क्या होएगा, ये आपने बताना है, बता देंगे 110 और 16 126 54, 180 में से घटा देंगे। नेक्स्ट, D is any point on side AC of triangle ABC. ट्रायंगल ABC के अंदर D एक पॉइंट है साइड AC पर, कहीं पर भी ले लो, ठीक है। इफ P Q X Y आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB का मिड पॉइंट है P, Q X Y, ये मिड पॉइंट्स है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। देन द रेशियो ऑफ पी एक्स इज टू क्यू वाई, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बी से डी को मिला दूं, ये डी हमने एक रैंडम पॉइंट लिया था, अब आप देखो ट्रायंगल ए बी डी में एक्स जो है इस साइड का मिड पॉइंट है, पी जो है इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये जो पी एक्स लाइन बनेगी ये हाफ होएगी, ये क्या होएगी, ये बी डी के पैरेलल होएगी मिड पॉइंट थ्योरम से, और बी डी की हाफ होएगी, तो दिस विल बी इक्वल टू बी डी बाई 2, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल बी सी डी में देखूं तो Q जो है मिड पॉइंट है बी सी का, Y जो है मिड पॉइंट है डी सी का, है ना, अगर मैं इनको मिला दूं तो मिड पॉइंट को मिलाने से बनी लाइन तीसरी साइड से हाफ होएगी और उसके पैरेलल होएगी, तो ये भी बी डी बाई 2 होएगी, तो ये भी बी डी बाई 2, ये भी बी डी बाई 2, और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। यहाँ पर इसने क्या पूछा है, इसकी और इसकी लेंथ का रेशियो, तो आंसर इज 1:1। कल को वो कुछ भी पूछ सकता है कि भाई पैरेलल हैं नहीं है, मतलब इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मतलब इतना भी पुराना नहीं है, 2017 टीयर 2 का है। इन द गिवन फिगर टू स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर गिवन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या है, ये मैं आपको SW में दे देता हूँ। ये बताओ, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, ओके, AB is to PQ is equal to 2:3, तो इसने दो ट्रायंगल बताई है ABC और PQR। AB और PQ का रेशियो अगर ये 2 है तो ये 3 है, उसने ये बताया, ओके। AD इज मीडियन टू द साइड BC इन ट्रायंगल ABC, ABC में AD मीडियन है, ठीक है, और PS इसके अंदर मीडियन है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड पे ही मीडियन है, इस वर्टेक्स से कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से ही उठाई है, जी हाँ, PS इज द मीडियन टू साइड QR इन ट्रायंगल PQR, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD इज टू QS, तो देखो उसने एग्जैक्टली सेम काम किया है, यहाँ पर भी मीडियन खींची यहाँ से, यहाँ पर भी मीडियन खींची यहाँ से, तो यहाँ पर भी ये BD उठाया, यहाँ पर भी QS उठाया, तो ये क्या है, ये वन डायमेंशन की चीज़ें हैं, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन BD और QS का रेशियो होएगा, BD और QS का रेशियो होएगा 2:3, वो पूछ रहा है BD इज टू QS का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2:3 का स्क्वायर, 4:9, ऑप्शन बी। In triangle ABC, D and E are points on the sides AC and BC respectively such that DE is parallel to AB. D and E are points on the side AC and BC. AC पर D है and BC. DE such that DE is parallel to AB. Okay भाई,
F is a point on CE. F is a point on CE. Thus that DF is parallel to AE. ये जो AE है इसके पैरेलल है DF. F इस तरीके से पॉइंट है. ओके सी. इफ CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अगर CE 6 सेंटीमीटर है ये सारा, एंड CF इज 2.5, ये, देन BC इज इक्वल टू व्हाट. आप निकाल सकते हो इजीली. सोचो, कलर कोडिंग भी कर दी मैंने ताकि आप निकाल पाओ इसको. देखो, अब देखो, अब जो भी मैं बोलूँ इस ट्रायंगल को देखिएगा. ट्रायंगल ACE, ठीक है, ट्रायंगल ACE, इसके बेस के पैरेलल मैंने एक लाइन मार दी. ये वाइट वाली जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है. इसके बेस के पैरेलल एक लाइन मार दी तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होंगी. यानी कि 2.5 छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है 6. तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.5. 6 में से 2.5 घटा दिया तो रेशियो क्या है 5:7. तो यहाँ पर भी रेशियो क्या होएगा CD और DA का 5:7. 5 5 25, 5 7 5 7 35. क्लियर है. अब दूसरी ट्रायंगल के अंदर आ जाओ. अब आप आ जाओ ट्रायंगल ACB के अंदर. जो ब्लू वाला बेस है इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी. ठीक है, तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी. तो इनमें यहाँ पर रेशियो क्या है CD 5 है और DA 7 है. तो ऐसे ही CE 5 होगी और EB 7 होगी. एक बार फिर से दिखाऊं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो, बेस के पैरेलल एक लाइन है. यहाँ पर रेशियो 5 और 7 है. यहाँ पर ये पूरा 5 और ये 7 होएगा. ठीक है, तो ये पूरा 5 और ये 7. तो 5 की वैल्यू है 6 और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है BC की. BC B से लेकर C तक यानी कि पूरे 12 की. 5 की वैल्यू अगर 6 है तो 1 की वैल्यू होगी 6/5 और 12 की वैल्यू ये होगी 72/5 यानी कि 14.4. आंसर इज ऑप्शन ए. क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियरली समझा दिया मैंने. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90. तो जो ज्योमेट्री है ना भाई, प्लेन ज्योमेट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मैं इसके अंदर रिस्क नहीं ले सकता. तो इसके अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा. तो ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा तो बीच में मैं इजी क्वेश्चन भी डालूंगा. है, तो ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन डाले हैं. अगर मैं उन इजी क्वेश्चंस को निकाल दूंगा तो एक लिंक टूट जाएगा 2 क्वेश्चन के बीच में और वो क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेंगे. ठीक है, तो मैंने जानबूझ के बीच में इजी क्वेश्चन डाले हैं, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे बट एक लिंक मेंटेन रहेगा. आपकी जो ऑलरेडी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और इम्प्रूव होएगी. क्लियर है, तो जानबूझ के करा रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा लंबी क्लासेस लेने की भी कोशिश करूँगा. दिन में 2 क्लासेस दे रहे हैं तो उनमें ठीक ठाक क्वेश्चन अपने कवर हो जाए. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो बिना वजह. इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90. BN इज परपेंडिकुलर टू AC. BN जो है वो AC के परपेंडिकुलर है. ओके भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से हमने एल्टीट्यूड खींची है. हाँ जी, AB इज इक्वल टू 6, AC इज इक्वल टू 10. ये जो AC है ये 10 है. ओके, देन AN इज टू NC. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ. मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से मैं यहाँ से यहाँ पर उतर रहा हूँ, इसी लेंथ वाला करेंगे. मैं 3 जगह उतर सकता हूँ, यहाँ पर उतर सकता हूँ, यहाँ पर उतर सकता हूँ. ऐसे ही फॉर्मूला रटवाया था. आपको ये वाली लेंथ गिवन है तो वही वाला फॉर्मूला चलेगा. BA का स्क्वायर इज इक्वल टू AN इंटू AC. A से बाकी के 2 पॉइंट पर जाएंगे और आपको AN इज टू NC निकालना है. अगर आपने AC अपने पास गिवन है 10, अगर AN मिल गया तो NC भी मिल जाएगा. ठीक है, तो BA का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू AN इंटू 10. देयरफॉर AN इज इक्वल टू 3.6. अगर AN की वैल्यू 3.6 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3.6 6.4. तो इनका रेशियो क्या है भाई 9/16. 4 से काटूंगा तो दैट इज ऑप्शन बी. इन ट्रायंगल ABC, AD is drawn perpendicular from A on BC. ठीक है भाई,
ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओके। और आगे क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, वही बात है। तो इसने वही रिजल्ट ट्रू कर दिया ना। तो कभी भी एग्जामिनर ऐसे बोले, यहाँ पर मान लो मैं ये बोल दूँ कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, तो ये तो वही वाला रिजल्ट ट्रू हो गया ना। कब, कौन से वाला, जब राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इसका उल्टा भी वो पूछ सकता है। अगर ये रिजल्ट ट्रू है, इसका मतलब राइट एंगुलर वर्टेक्स से चीज खींची गई है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो उसने यही एंगल पूछा है कि एंगल बी ए सी क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ऐसे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सपोज ट्रायंगल ए बी सी बी राइट एंगल्ड वेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90, ठीक है भाई। and AD is perpendicular to BC. If area of triangle ABC is 40, अगर पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया 40 है, ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज 10, और ACD का एरिया 10 है, इसका एरिया 10 है और पूरी ट्रायंगल का एरिया 40 है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है क्या, कि अगर हम राइट एंगल वाले एंगल से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो पूरी बड़ी ट्रायंगल और ये दो छोटी ट्रायंगल सिमिलर होती है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का और पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसने बता दिया है। एरिया का रेशियो क्या है, 10/40, यानी कि 1:4। तो इनकी साइड्स का क्या रेशियो होएगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो 1:2 होएगा। इसका मैंने स्क्वायर रूट कर लिया। अब उसने क्या बोला है आपको, उसने बोला है AC इज इक्वल टू 9, AC 9 है तो पक्का BC पूछेगा, यही पूछ सकता है वो, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। क्योंकि छोटी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है 1:4, साइड्स का रेशियो होएगा इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट 1/4 1:2। तो अब इसमें 90 के सामने वाली साइड बता दी, तो उसमें 90 के सामने वाले ही पूछ सकता है, दूसरी नहीं पूछ पाएगा, वो कोरस्पोंडिंग साइड ही पूछनी होती है। तो इसमें 90 के सामने 9 है, तो उसमें 90 के सामने 9 का डबल 18 होगा। क्लियर है, इसमें क्या होगा 18। आंसर इज ऑप्शन बी। छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया 10 है तो बड़ी का 40 है, इसका 1 है तो इसका 4 है। छोटी वाली ट्रायंगल की साइड 1 होगी तो बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 2 होगी, 2 गुना चल रही है बड़ी वाली ट्रायंगल। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 90, ठीक है भाई। एंगल BAC and AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC। इफ AD is equal to 6, अगर AD की लंबाई 6 है, ठीक है, BD is equal to 4, BD is equal to 4, तो DC तो नहीं पूछ रहा है, then the length of BC is equal to what? In triangle ABC, AD is perpendicular to BC from A. A and B are two sides adjacent to right angle triangle, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं भैया, मैंने HW लिखा था, वो मिट गया शायद इन पे, कोई नहीं, HW में करो। इन ट्रायंगल ABC एंगल C is equal to 90 and CD is perpendicular to ABC, AB at D, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC CD is perpendicular to AB, CD is perpendicular to AB at D, AD is to BD, AD is to BD is under root K, then AC is to BC is equal to AC upon BC is equal to what? तो ये वैसे मैंने आपको एक तरीके से याद करवाया था, उस तरीके से भी करवाऊंगा, डायरेक्टली भी करवाऊंगा, ठीक है। पहले डायरेक्टली करवा देता हूँ। देखो, उसने आपसे पूछा है AC अपॉन BC, AC और BC का रेशियो, AC और BC का रेशियो। इस सिचुएशन के अंदर आप CA का स्क्वायर या फिर AC का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू C से अगर आप A पर जाओगे, राइट एंगुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो CA का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB। बटे में उसने आपसे पूछा है AC के बटे में BC, तो BC का स्क्वायर आप जानते हो, BC का स्क्वायर या CB का स्क्वायर की बात है, BD इंटू BA।
और AD बटे BD उसने बता रखा है, दिस इज इक्वल टू 1/√k। AC अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√k। देयरफॉर AC अपॉन BC इज इक्वल टू, एक बार और स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसने कैसे दे रखा है, 1 दे नहीं रखा क्या, कौन सा बताया, AD इज टू BD बताया ना, AD अपॉन BD उसने बताया, अच्छा रूट के बता रखा है, मेरे को लगा 1/√k, ठीक है। तो स्क्वायर रूट होएगा तो 4th रूट, दैट इज ऑप्शन डी। या फिर दूसरा, मैंने आपको ये कैसे याद करवाया था, एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। AD इज टू BD इज इक्वल टू √k/1, AD अपॉन BD इज इक्वल टू √k/1। अगर यहाँ अगर AD और BD का रेशियो √k/1 है, तो मैंने आपको ये बताया है किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी अगर आप एक लाइन खींचते हो, वो बेस को जिस रेशियो में बांटती है उसी रेशियो में उसके एरिया को बांटती है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, √k/1, ठीक है। और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किस पर डिपेंड करता है, इस ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस ट्रायंगल में 90 के सामने ये वाली साइड है, इस ट्रायंगल में 90 के सामने ये वाली साइड है, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होएगा, एरिया का रेशियो उससे स्क्वायर होएगा, तो एरिया का रेशियो क्या होएगा, AC का स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर, और एरिया का रेशियो है क्या, √k/1, तो AC अपॉन BC k⁴, ठीक है। तो दोनों अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट बताओ, इजीली कर लोगे, A वगैरह अंडर वगैरह इनको देखकर मत डरना, जो अब तक आपको अंडरस्टैंडिंग दी है उससे इजीली कर लोगे। इन दी गिवन फिगर इफ AB इज इक्वल टू A, AB जो है दिस इज इक्वल टू A एंड AC इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल के अंदर, आपको पहले पता भी होगी, जो डायमीटर है उसके ऊपर जो भी ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है हमेशा, डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा चाहे कहीं पर भी बना ले, ठीक। वेयर O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, O अगर सर्कल का सेंटर है तो BC डायमीटर हो गया और डायमीटर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ओके जी। फिर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए पॉइंट D इज ऑन BC सच दैट AD इज परपेंडिकुलर, तो वही सिचुएशन होगी ना, राइट एंगुलर ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप की गई है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ OD, तो OD की लेंथ निकाल सकते हो, तो अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम BD की लेंथ निकाल सकते हैं, BD इंटू BC होता है, हम DC की लेंथ निकाल सकते हैं ना, OD की लेंथ नहीं निकाल सकते, लेकिन हम BD की लेंथ तो इन्वॉल्व होती है उस फॉर्मूले में, तो हम BD की लेंथ निकालेंगे और हम क्या करेंगे, हम BO की लेंथ में से BD की लेंथ घटाएंगे। BO क्या है, BO तो रेडियस है, O अगर सेंटर है तो BO तो रेडियस है, तो रेडियस में से BD की लेंथ घटा दूंगा, मेरा उत्तर आ जाएगा। या फिर CD में से रेडियस की लेंथ घटा दूंगा, मेरा उत्तर आ जाएगा। कैसे भी कर लो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो कर सकते हो। अगर आप सिचुएशन को बेसिक से समझ रहे हो, मैं रिपीटेशन ठीक ठाक से लेवल का क्यों करवा रहा हूँ, कई बच्चों को ये लग रहा है, एक आध दो को, इतनी रिपीटेशन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि चीज़ें दिमाग में जाएंगी तो वहाँ पर सोच पाओगे, ठीक है। आप 95% क्वेश्चन इजीली कर लोगे, उनमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर जो मैं स्टडी प्लान आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं कितनी भी तैयारी करवा लूँ, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सोचना पड़ता है, अपने दिमाग को साथ लेके जाना पड़ेगा। तो इनके लिए क्या करना होता है, इनके लिए टाइम निकालना होता है। चाहे मैं करूं चाहे मैं पेपर दूं, सबको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन को हम पहली बार देख रहे हैं और वो थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा तो नॉर्मल से ज़्यादा टाइम मांगेगा, तो बाकी के क्वेश्चन में हमें टाइम बचाना होता है। तो हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर टाइम बचा पाएँ। प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहे कि इनको धराशायी कर देंगे, नहीं करोगे, ये नहीं बोल रहे बहुत डिफिकल्ट आते इसलिए, भाई ह्यूमन नेचर है, पहली बार किसी चीज़ को देख रहे हो तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में टाइम लग सकता है, ना भी लगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन लग सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं। तो बेसिक्स को ऐसे इतने मजबूत कि जो क्वेश्चन ऐसा लगे जो उस पैटर्न पर आ रहा है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि 95% क्वेश्चन है, इसमें से एटलीस्ट 70% क्वेश्चंस को हम राउंड 1 में ढेर करते हैं।
अगर आप 70% इक्वेशन को राउंड वन में ढेर ही नहीं कर पा रहे हो मिनिमम टाइम के अंदर, तो कहां पर नए इक्वेशन सीखने की जरूरत है? जो आते हैं वो तो हो नहीं रहे आपसे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कब होंगे? ये सारे क्वेश्चन टाइम के अंदर उसी बंदे के हो सकते हैं जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता उसको क्वेश्चन करने आते हैं, नहीं, जिसका बेसिक एक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, फॉर्मूले की आत्मा तक जानता है। जिस तरीके से मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो पकड़ लेगा। ये मैं निकाल सकता हूं, ये आ जाए, ऐसा कर देगा फिर। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, निकालते हैं भाई ओडी की लेंथ। तो यहाँ पर इसने कुछ बताया है, ये 4 हो गया, ये ए हो गया, तो इसका डायमीटर हम निकाल पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये पूरा डायमीटर हो गया। अगर पूरा डायमीटर हो गया तो रेडियस यानी कि बी ओ की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, है ना? क्लियर है? बी ओ की लंबाई। अब मैं बी डी की लंबाई निकाल सकता हूँ भाई साहब। ठीक है, तो बी ओ की लंबाई में से बी डी की लंबाई घटा दूंगा। देखो बी डी की लंबाई कैसे निकालूंगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। ठीक है, ए बी का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी क्या है? बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो इसका मतलब बी डी की लंबाई क्या आ गई? बी डी की लंबाई आ गई ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 16। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ओ डी या डी ओ, जो भी निकालना है, दैट इज इक्वल टू बी ओ माइनस बी डी। तो दिस इज योर आंसर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 16 बटे में 2 माइनस ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 16। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कई बंदे यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे। इस ए को, इस ए स्क्वायर को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो खुलेगा ए स्क्वायर प्लस 16, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार बंदे ए से ए को काट देते हैं, फिर 8 बटे वो निकाल लेते हैं। वो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया, बच गए वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 माइनस ए स्क्वायर बटे में 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 16। इज इट समवेयर? ऑप्शन बी। क्लियर है? ये रंग काफी अच्छा लगा है ना? ठीक है, ये रंग यूज कर लेंगे। ए बी सी डी से ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पी, और इसके डायगोनल जो है वो पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैंने क्या बताया है, कभी भी 2 पैरेलल लाइन हो और उसके बीच में क्रॉस बना हुआ हो, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और तब मैंने ये भी आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि ये सिचुएशन आपको ट्रेपेजियम के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर हैं, पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, और ये भी बताया था कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। तो यानी कि डी पी बटे में ये वाली साइड करेंगे, देखो डी पी एक डंडी से खाली की तरफ जा रहा है, ये भी एक डंडी से खाली की तरफ आएगा, बी पी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर हैं, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, कि डी पी अपॉन बी पी ऐसे इज इक्वल टू सी पी अपॉन ए पी। या फिर आप ऐसे कर लो, इसके बटे में दूसरे वाली, इसके बटे में दूसरे वाली, या फिर आपको यह पता होना चाहिए कि इसका गुणा डी पी इंटू ए पी, कि साथ वालों की गुणा डी पी इंटू ए पी इज इक्वल टू सी पी इंटू बी पी। ठीक, रटवा नहीं रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बना रहा हूं, फिर ये याद रहेगा। या तो इसके बटे में सामने वाला लिख दो, इसके बटे में सामने वाला लिख दो। ठीक है, अगर इन्हीं के ऊपर गेम चल रहा है क्वेश्चन का तो साथ वालों की गुणा कर दो। अगर ये याद ना रहे तो इसके बटे में सामने वाला लिख देना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। ए पी इज इक्वल टू 3x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 1, पी सी इज इक्वल टू 5x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 3,
dp is 2x plus 1, this is 2x plus 1 एंड dp is 6x minus 5, dp is 6x minus 5। उसने x की वैल्यू तो नहीं पूछी, उसने पूछी dp की लंबाई। अगर उसने x की वैल्यू पूछी होती तो हम क्या करते, यहाँ पर पुट कर देते, ये ताम झाम करते ही नहीं। अब हमें ये करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बात बता दी, या तो ऐसे कर लो दिस बटे में दिस इज इक्वल टू दिस बटे में दिस। अगर आपको याद आता है कि दिस बटे में दिस बटे में दिस करूं या इन दोनों की गुणा कर दूं, तो मैं डायरेक्टली गुणा कर रहा हूं ताकि मैं क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाऊं। करना वही अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो देखते हैं। देखो दिस इंटू दिस 6 18 एक्स स्क्वायर, देन माइनस का 6 माइनस का 15 माइनस का 21 एक्स प्लस का 5। ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता एक स्टेप के अंदर, आप 4 टर्म्स लिख रहे हो तो 5-6 रकम उठाओ, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5 ऐसे करके 7-8 सवाल अभी कर डालो, मेंटली करना आ जाएगा। और शांति से करो, गलती नहीं करनी। 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और माइनस का 6 तो माइनस एक्स माइनस का 3। इट इम्प्लाइज दैट 8 एक्स स्क्वायर, अगर वो इधर आ जाएगा तो माइनस का 20 एक्स, अगर वो इधर आ गया तो प्लस 8 एक्स। इट इम्प्लाइज दैट 4 से काट दूँ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो 2 इंटू 2 प्रोडक्ट जो है वो है 4 और सम क्या है भाई साहब, सम है 5। तो 4 और 1, लेकिन यहाँ पर 2 भी है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो एक वैल्यू तो आ गई 4 बटे 2 यानी कि 2 और एक आ गई 1 बटे 2। ठीक, अब देखते हैं कौन सी लेंथ होगी। 2 लेंथ हो सकती है डीबी की, इसके हिसाब से अगर ये सेटिस्फाई करगी तो डीबी, तो डी से लेकर बी तक 6x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 8x माइनस 4। अब मैं रख रहा हूँ वैल्यू हाफ। अगर मैं हाफ रख दूंगा तो 4 माइनस 4 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो नहीं होएगी, तो यही होएगी 2। तो 8 दूनी 16 में 4 गए। और यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, पूरी डीबी की लंबाई निकालने की बजाय, बिकॉज यहाँ पर देखो हाफ ने सेटिस्फाई नहीं किया तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा होगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर -2 आ रहा है हाफ पुट करने पर, तो हम अलग अलग कर लें। ये ना हो यहाँ पर -2 आ रहा हो फिर यहाँ पर +2 आ रहा है ना। हो सकता है यहाँ पर 5 आ रहा हो किसी इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर -2 आ रहा हो यहाँ पर 5 आ रहा हो, ओवरऑल तो 3 आ गया। आप तो खुश हो, लेंथ पॉजिटिव में आई, लेकिन पूरी पॉजिटिव में आई, ये माइनस में थोड़ी हो सकती है। तो इंडिविजुअली हम चेक करा करेंगे, इंडिविजुअली हम चेक करेंगे ऐसे टुकड़ों को। ठीक है, डन। अब इससे कई लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, चलो बाद में जब एनोटेशन मिलेंगी तो। PQRS is a parallelogram and its area is 300 centimeter square. Side PQ is extended to X. PQRS. PQ is extended to X such that PQ is equal to QX. Okay. If XS intersect QR at Y, ये SX जो है ये QR को Y पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल SYR? SYR का एरिया क्या है? ठीक है, और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर एक समझ मैं आपकी डेवलप करना चाहता हूँ। देखना जरा, पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल होएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर कितनी सिमिलर ट्रायंगल्स है एक बार वो देख लेते हैं। देखो एक तो ये छोटे वाली ट्रायंगल, इस बड़ी ट्रायंगल को देखो XSP, इसके बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दी तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स। और दूसरी सिमिलर ट्रायंगल कहाँ पर है, मैंने आपको क्या बताया, कभी भी डमरू बने, चाहे डमरू कितनी भी गंदी शक्ल का हो, अगर डमरू बन रहा है और ये पैरेलल है तो पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने वाली तो पैरेलल होती ही है ना। तो ये और ये पैरेलल है, यहाँ पर डमरू बन रहा है कि नहीं, SYR और XYQ का डमरू बन रहा है। जी हाँ, तो यही तो डमरू है जो ट्रेपेजियम के बीच में किया था, ये डमरू वाला ही तो मामला चल रहा है। ये डमरू ही तो ऐसे होता है, दिस बटे में दिस इज इक्वल टू दिस बटे में दिस। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, ये छोटी और पूरी बड़ी ट्रायंगल भी सिमिलर है। ठीक है, देखो XQY इज सिमिलर टू, मैं एग्जैक्टली वो नहीं लिख रहा कौन सा वर्टेक्स किसके कोरस्पॉन्डिंग है, जस्ट प्लेन लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहा, आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। XQY
इज सिमिलर टू वाई एस आर, ये वाली ट्रायंगल, और एक्स क्यू वाई इज सिमिलर टू एक्स पी एस, छोटी ट्रायंगल बड़ी के, तो वो डायरेक्टली इनको भी यूज कर सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर। तो जो मैंने आपको चीजें बताई है, डमरू वगैरह, ये सारी चीजें, ताकि आपको सिमिलर चीजें जल्दी दिख जाएं। क्लियर है? तो हमें जिन क्वेश्चन में लोग लिखेंगे, हमें उनमें लिखना ना पड़े, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देखो, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। जी हाँ, सिमिलर हैं, तो सिमिलर तो हैं ही हैं। एक और बात हमें पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, आपको पता है कि नहीं? जी हाँ सर। और पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो इसका मतलब क्यू एक्स और ये एस आर यही बराबर है। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि एक रूप की हैं, और उनका एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल भी है, तो वो तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनका एरिया बराबर है, इनका सब कुछ बराबर है। एक दूसरी बात, अगर आप बेस के लाइन ऐसे, बेस के पैरेलल लाइन खींच रहे हो और ये मिड पॉइंट से ऐसे जा रही है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये अगर 1 है तो ये पूरी 2 है, इसका एरिया 1 है तो पूरी का एरिया 4 है, इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 है। तो ये याद है कि नहीं, 1 और 3? ठीक है, तो यहां पर भी वही मामला हो रहा है। अगर आप ट्रायंगल एक्स एस पी को देख रहे हो, तो ये मिड पॉइंट है और बेस के पैरेलल है, तो इसका मिड पॉइंट होने की जरूरत ही नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट है और पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 है। कौन से हिस्से का बोल रहा हूँ 3 एरिया? इस हिस्से का बोल रहा हूँ। इसका 1 है, पूरी का 4 है, तो इसका 3 है, और इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 1 है, 1 है तो 1 है। वो बोल रहा है 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू 300 है, मुझे 1 यूनिट की वैल्यू बता दो, तो 300/4। तो यहां पर पेन खर्च हो रहा है या दिमाग खर्च हो रहा है, ये बताओ। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर ये आपने क्वेश्चन कर भी लिया, ज़्यादा खुश मत हो, आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, उनको करना। नेक्स्ट आओ, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना सीखो। इन द गिवन फिगर एम एन ओ पी इज ए पैरेललोग्राम, एम एन ओ पी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, पी एम इज एक्सटेंडेड टू जेड, पी एम को जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी। ठीक है, ओ जेड इंटरसेक्ट एम एन, ओ जेड इंटरसेक्ट एम एन एट वाई। ठीक है, ओ एक्स इज इक्वल टू 27, एक्स वाई इज इक्वल टू 18, वट इज द लेंथ ऑफ वाई जेड। तो ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एक बार इस फिगर को देखते हैं। देखो, एम एन ओ पी पैरेललोग्राम है, जी हाँ, तो ये पैरेलल है, हाँ जी, ये पैरेलल है, हाँ जी, है ओके। ये आमने सामने वाली इक्वल है, हाँ जी, आमने सामने वाली इक्वल है। तो कौन कौन से पैरेलल लाइन के वो बने हैं केस, सिर्फ मैं बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। देखो, यहां पर एक डमरू बन रहा है, ये एक पेयर हो गया, दिखा दिया डमरू। अब दूसरा डमरू देखो, देखो ये आमने सामने वाली पैरेलल है, ये दूसरा डमरू है, बन रहा है कि नहीं है डमरू? दूसरा पेयर हो गया भाई साहब। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये डमरू बन रहा है कि नहीं? ये वाली ट्रायंगल और ये वाली, ये पूरी ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये सिमिलर हैं। ओके जी। देन इस बेस के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं? जी हाँ सर, सिमिलर हैं। ओके, अब कई लोग इसको भी डमरू बना रहे होंगे। अब मिल मत जाना मुझे, जो इसको डमरू बना रहा, बहुत मारूंगा भाई साहब। ये पैरेलल है, मैंने बोल दिया ठीक है, डमरू की शक्ल गंदी हो तो भी सिमिलर होंगी। किसी ने इनको पैरेलल बोला नहीं, फिर तुम क्यों बना के बैठे हो इधर? ठीक, क्लियर है? तो 3 पेयर मैंने आपको दिखा दिए सिमिलर के, हाँ जी। अब देखो, अब देखो, इसको मैंने कर दिया था ना। अब ये देखो, मैंने ये एक डमरू आपको करा दिया, मैंने ये डमरू मैंने आपको करा दिया, एक डमरू और रहता है, ये वाला। ये तो पैरेलल है, हाँ जी, तो ये दोनों भी सिमिलर होगी। चौथा पेयर मैंने बता दिया, जी हाँ। अब मैंने क्या किया था, मैंने इस ट्रायंगल को इस बड़ी से सिमिलर बताया था, हाँ जी, मैंने इसी ट्रायंगल को इससे सिमिलर बता दिया। तो ये ट्रायंगल इससे भी सिमिलर है, ये ट्रायंगल बड़ी से भी सिमिलर है, तो ये साइड वाली भी बड़ी से सिमिलर हो जाएगी। 5वां पेयर हो गया सिमिलर ट्रायंगल का, इसी फिगर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, तो जहां पर भी मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। अब तक समझ में नहीं आई तो क्योंकि इसका बेस मैं तैयार कर चुका हूँ, तो आपको सोचने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ सोचो, यहाँ पर लिख के इसलिए नहीं बताऊंगा। ठीक है, और कछु निकल रहा है यहाँ पर, इसको मैंने इसके बता दिया, इसको मैंने इसके बता दिया। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, तो मेरे ख्याल 5 पेयर मैंने आपको बता दिए, 5 जोड़े इस छोटी सी फिगर के अंदर। ठीक
तो जब हम इनको एफर्टलेसली देख पा रहे हैं, देखो मुझे कभी प्रूव करना पड़ा कि एंगल इक्वल है, इस एंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा एंगल इक्वल हो गया, हेंस दीज आर सिमिलर, ऐसे मैंने प्रूव किया नहीं। हमने कुछ बेसिक्स याद रखे जिनको एग्जामिनर रिपीट कर रहा है, उन सिचुएशन को रिपीट कर रहा है, हमने उनको अपनी भाषा में याद किया। अब हम देख पा रहे हैं चीज़ों को इजीली। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह देख पाओगे फिर चीज़ों को। ठीक है, इररिलेवेंट क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, दिमाग खराब ही होता है। ठीक है, एक ही रिजल्ट मिलता है उसका, आपका दिमाग खराब हो जाता है, बस रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, रिजल्ट के लिए लगे हुए हम यहाँ पर। इन द गिवन फिगर MNOP इज ए पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। PM इज एक्सटेंडेड टू Z, और हाँ ऐसे डर नहीं जाना, इसके अंदर 5 पेयर है तो पता नहीं वो कौन सा यूज करेगा, भाई वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस उसको यूज करते रहो, उत्तर आ जाएगा। देखो PM इज एक्सटेंडेड टू Z, ठीक है, OZ इंटरसेक्ट MN एट Y, ठीक है, OX इज इक्वल टू 27, तो OX जो है 27 है, एंड XY इज इक्वल टू 18, XY 18 है। अब देखो ये वाली लंबाई बता दी और ये वाली लंबाई बता दी, किस चीज को यूज कर लूं मैं, इस डमरू को यूज कर लूं क्या? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं? जी हाँ सिमिलर हैं। तो इस वाली और इस वाली साइड का रेशो बता दिया, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 2 है तो ये 3 है। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 2:3 रेशो। अगर ये 2 है तो ये 3, अगर ये 3 है और ये 2 है तो ये तो 1 हो गया। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यूज नहीं कर रहा वो भाई। अगर ये 3 है तो सामने वाला भी 3 होना चाहिए, 2 उसमें ये है तो 1 यूनिट ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। देखो अब वो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ YZ। तो YZ की लेंथ क्या है? ये YZ की लेंथ। आपको किस चीज़ की लेंथ पता है? आपको इस चीज़ की लेंथ पता है। तो ये जो लाइन है ये इस बेस के पैरेलल है, तो आप इस ट्रायंगल को यूज करो। देखो मैंने आपको सारे पॉसिबल केस बता दिए, वो सिंपल वाले केस ही उठाता है, तो खामखा डरने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपकी क्लैरिटी में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेस के पैरेलल एक लाइन है, छोटी ट्रायंगल की लंबाई है 1, बड़ी ट्रायंगल की लंबाई है 3, तो छोटी ट्रायंगल की 1, बड़ी की 3, तो इस वाले हिस्से की 2 यूनिट। तो 18 और 27 इन दोनों का सम कितना है? 45। 2 यूनिट को 45 रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट को 45/2 22.5 रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? तो मान लो आपने सवाल कर भी लिया मेरे बताने से पहले, दैट डजंट मैटर। मैं आपको सिर्फ वो नहीं करा रहा, सिर्फ सवाल नहीं करा रहा, मैं आपके हर एक चैप्टर को एक स्ट्रक्चर में मैं आपको कपड़े दे दूं, आप रूम में उन कपड़ों को फेंक दो, मैं सिर्फ आपको कपड़े नहीं दे रहा, अगर आपके पास पहले कपड़े भी हैं तो उनको अरेंज करवा रहा हूँ ताकि आप उनको यूज़ कर पाओ, कंसेप्ट को अरेंज भी करवा रहा हूँ साथ के साथ में। ठीक है भाई, आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए एक बच्चा क्या कर रहा था, वो ये बोल रहा था ऑलमोस्ट मेरे को सारे सवाल आते हैं, मैं PDF सोल्व कर लेता हूँ, तो मैं वीडियो नहीं देख रहा। तो मेरे भाई आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या करा रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे, आप उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे, फिर से मार खाओगे पेपर के अंदर जाके। तो वीडियोज़ को स्किप मत करो, भले ही तेज स्पीड पर देख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर E एंड F आर द सेंटर्स ऑफ 2 आइडेंटिकल सर्कल। ठीक है, ये दोनों सेंटर हैं भाई। ठीक है, ओके, तो ये डायमीटर हो जाएगा, ये जो भी है लंबी लंबी लाइन है, इनका नाम नहीं दिया है, कोई नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू DOC? तो DOC का एरिया क्या होगा? देखो थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें इस फिगर पर। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ बन रहा है, ये जो है और ये जो है ये पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दोनों सर्कल के। ठीक है, ये पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल होंगे, बिकॉज ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसके ऊपर अगर आप ऐसे टेंजेंट बनाओगे इस पॉइंट पर, तो ये इसके परपेंडिकुलर होएगा। यहाँ पर ऐसे बनाओगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होएगा, तो ये दोनों टेंजेंट जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर डमरू बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ जी सर, बन रहा है। एक पेयर मिल गया पैरेलल का। अब देखो ये डमरू बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक और पेयर मिल गया सिमिलर का। हाँ जी, ये डमरू बन रहा है कि नहीं बन रहा? एक और पेयर मिल गया सिमिलर का। ठीक है, इन्हीं को यूज कर रहा हो यहाँ पर। साफ साफ देख पा रहे हो?
जब भी पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस बना दे या जब भी आपको डमरू दिखे और ये पैरेलल हो तो सिमिलर ट्रायंगल्स बनेगी, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। और सिमिलर भी कैसे, दिस बटे में दिस इज इक्वल टू दिस बटे में दिस इज इक्वल टू दिस बटे में दिस। चलिए जी अब करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, डीओसी और एओबी का वो बता दो। ठीक है, ओके, एओबी और डीओसी का। चलो जी, तो यहां पर अगर हम इसको देख रहे हैं, इसको अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, ये दोनों ट्रायंगल भाई साहब सिमिलर होंगी। तो ये तो प्रूव नहीं करना कि ये दोनों सिमिलर होंगी है, बिकॉज ये जो है ये इसके पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और ये जो हिस्सा है ये इसके बराबर है, बिकॉज ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो सिमिलर भी है, एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो गया, शेप भी एक जैसी है, और एक जगह से हमें ये भी पता चल गया कि साइज भी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए बी की लंबाई 1 यूनिट है तो डी और इसकी यहाँ तक ये जो लंबाई, ये जो भी आप इसको मान लो, इसकी लंबाई 1 यूनिट है, इसको मैंने जेड मान लिया सपोज। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, बिकॉज सिमिलर ये ऑलरेडी है, बी एफ इज इक्वल टू एफ वाई। तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट लंबाई की होगी। ठीक है, या फिर आपको यूनिट मानने की जरूरत नहीं, ये जो है ये इसके बराबर हो गई, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब तीसरी चीज, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आमने सामने एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। जी हाँ सर, पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये 1 यूनिट है तो ये जो जेड वाई है ये भी 1 यूनिट बन जाएगी। जी हाँ सर, ओहो सब कुछ इरेज कर दिया भाई, कोई नहीं, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट था, ये जेड लिया था ये भी 1 यूनिट है, ये वाई लिया था ये भी 1 यूनिट है, और ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब उसने आपसे क्या पूछा है, अब उसने आपसे पूछा है ट्रायंगल एओबी और डीओसी के एरिया का रेशियो। यहां पर भी डमरू बन रहा है। ठीक है, डमरू बन रहा है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल है। ये 1 यूनिट है और ये 3 यूनिट है पूरी, साइड्स का रेशियो 1:3, तो एरिया का रेशियो होगा 1:9। क्लियर है, 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के कारण हमें बार बार प्रूव नहीं करना पड़ा कि ए ओ बी सिमिलर टू सी ओ डी, ऐसे करके अंडरस्टैंडिंग से, नहीं तो लिख लिख के प्रूव करेंगे तो एक पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, ए बी ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, गिवन ई जी इज इक्वल टू 5, ई जी जो है दैट इज 5 एंड जी सी इज इक्वल टू 10। ओके जी, बी एफ इज टू एफ सी इज टू 1, बी एफ इज टू एफ सी, ये अगर 2 है तो ये 1 है। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू 18 और डी सी की जो लंबाई है दैट इज 18, देन ए बी इज इक्वल टू वट, तो ए बी की लंबाई बतानी है। ठीक है जी, देखते हैं, बताओ। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये दोनों पैरेलल बताई हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये डमरू बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जी हाँ सर सिमिलर है, ये 5 है तो ये 10 है, तो रेशियो क्या चल रहा है, 1:2 का चल रहा है, 1:2 का रेशियो। ये वाली ट्रायंगल दुगनी है, तो अगर ये 18 है तो ये क्या होगी, ये 9 होएगी। अगर ये 18 है तो ये 9 होगी, ये वाली ट्रायंगल आधी चल रही है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये 9 है। अब उसने क्या बताया है, अब उसने ये बताया है कि ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इस बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो जरा, तो सर आप यही क्यों देख रहे हो, जिस हिसाब से उसने डाटा गिवन है मैं बस उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। उसने इसका 1:2 रेशियो दिया, तो मैं ये देख रहा था ये 1 और 2 ये कैसे रिलेट होएगा। हाँ, फिर ये मेरे को दिखा, समझ में आ रही है बात। ओके, तो ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल है। जी हाँ, बेस के पैरेलल है। छोटी ट्रायंगल की लंबाई 1 है, तो बड़ी ट्रायंगल की लंबाई कितनी है, बड़ी ट्रायंगल की लंबाई है 3, तो छोटी ट्रायंगल की लंबाई 9 है, तो बड़ी ट्रायंगल की लंबाई कितनी होगी, 27। ये मत कर देना छोटी की 1 बड़ी की 2, 18 कर दो इसको, 27, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, D and E are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC. D and E are points on the side AB and AC.
ठीक है, सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है भाई, एंड ए डी इज टू डी बी, ए डी इज टू डी बी इज 4:5, सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, सी डी and BE intersect each other at F, then the ratio of DEF is to CBF, DEF is to CBF, HW में कर लो, इजीली कर लोगे। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर बी एंड सी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि कभी भी जो सर्कल्स हैं उनके जो कॉमन टेंजेंट्स हम खींचते हैं और मान लो सेंटर से ऐसे लाइन जोड़ दी तो ये जो ट्रायंगल्स बन रही हैं सिमिलर हैं। अगर टेंजेंट्स भले ही ट्रांसवर्सल हो और ऐसे सेंटर्स जोड़ दिए तो ये जो ट्रायंगल बन रही है सिमिलर हैं, याद है ना। देखो एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन करते हैं अब। इन द गिवन फिगर बी एंड सी आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ए डी ई इज द कॉमन टेंजेंट, ठीक है भाई। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज 3:5, अगर इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 यूनिट है या 3a में बोल दूं तो ये जो है ये 5 यूनिट है, ये 5a मैंने बोल दिया, ठीक है। AC इज इक्वल टू 40 और ये जो AC है दिस इज इक्वल टू 40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE, तो DE की लंबाई क्या होगी। ओके, यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा, ठीक है, बाद में फिर उसको रिवाइज भी करेंगे। देखो तो ये बात मैंने आपको बता दी कि ABD और ACE ये दोनों सिमिलर हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सेम लाइन के परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होंगी, अदरवाइज वैसे भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई। ओके, तो अब कैसे करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या ही करोगे आप, छोटी ट्रायंगल और बड़ी साइड, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वेट करोगे, तो वही करेंगे। दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। अगर ये BD 3A है तो ये भी 3A होएगा, ये भी 3A होएगा, और ये अगर 5A है तो ये भी 5A होएगा, ठीक है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 3 है, बड़ी ट्रायंगल की साइड 5 है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटी इस टू बड़ी निकालनी पड़ेगी। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 3 तो बड़ी की 5, तो छोटी ट्रायंगल की साइड यहाँ से यहाँ तक ये है AB, बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है, इसको मैं क्या मान लूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x ही मान लूँ इसको, है ना। इसको मैं Z कर लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ x, ये ठीक रहेगा। चलो, तो छोटी ट्रायंगल की साइड x + 3a, x + 3a बटे में, ये रुको एक बार ऐसे निकल तो आएगी, हाँ ठीक है। तो बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या होगी, 5 और 3 8 और 3 11 x प्लस, लेकिन 2 वेरिएबल हो गए ना यार, 11a। तो यहाँ पर मैं निकाल तो लूँगा, कोई और तरीका है क्या, 2 वेरिएबल हो गए, निकल तो जाएगा, इसी से करना पड़ेगा 40, हाँ ठीक। यहाँ पर पाइथागोरस भी नहीं लगेगा, इसी से करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, इसको मैंने x मान लिया। छोटी ट्रायंगल की साइड बोले तो x + 3a, और बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या हो गई, 5 और 3 8 और 3 11 x + 11a। इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, इन दोनों के बीच में फर्क है जी 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का फर्क है, ये x + 3a है, ये x + 11a है, यहाँ पर फर्क है 8a का। तो इसको मैं 4a गुणा करूँ, 4a, तो ये a की टर्म में निकलेगी, हाँ ये a की टर्म में निकलेगी, वही मैं सोच रहा था ना, a अभी नहीं निकलेगा, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 2 का, इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, एग्जैक्टली फर्क हमें पता लग रहा है, x और x तो बराबर है 8a का, तो 2 की जगह 8a है, तो इसको मैं 4a गुणा कर दूं, 4 × 3 = 12a, 4 × 5 = 20a। तो 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 12a बन जाए, तो x की जगह आ जाएगा 9a, तो इस x की जगह क्या है 9a। अगर मैं a ना लेता, सिर्फ रेशियोज ले लेता ना 3 और 5, तो थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आता, बस मैंने एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो रही है। 3 3 3 5 5 ले लेते और बाद में एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर लेते, तो a यहाँ से गायब हो जाता, ठीक है। अब देखो 9 और 3 12 और 3 15 और 5 20, 20a = 40, तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो सब कुछ यहाँ पर आप डबल कर दोगे, 9 की जगह 18, 3 की जगह 6, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है 40। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक और काम आप कर सकते हो कि देखो
पूरी ट्रायंगल को देखो, AEC ये 10 है, ये पूरा 40 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AE आ जाएगा। जी हाँ, AE आ जाएगा। और छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का लेंथ का रेशियो क्या है? 3:5 है। तो ये छोटी ट्रायंगल की लंबाई 3, बड़ी ट्रायंगल की लंबाई 5, तो 3:5। ये 3 है तो ये 2 होएगा। तो इसकी जो भी लंबाई आएगी उसका 2/5 निकाल लोगे। मैं करके नहीं दिखा रहा, मैं करके दिखाऊंगा छोटे तरीके से, जस्ट मैं बता रहा हूँ एक तरीका है। ये आपको 10 मिल गया, ये 40 मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसकी लंबाई आ जाएगी। फिर छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो 3:5, तो छोटी ट्रायंगल की लंबाई 3, बड़ी की 5, 5 में से 3 गए 2, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। जो भी लंबाई आएगी उसको 2/5 कर देना। और जब पाइथागोरस लगाओगे तो 10 को काट के 10 एक कम 10, 10 चौके 40, 4 और 1 पर लगाओगे और फिर उसको 10 गुणा करोगे। क्लियर एक तरीका। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। कभी भी दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो उनका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, बिकॉज ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उनका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मान लो इस सर्कल का रेडियस है भाई R1 और इस सर्कल का रेडियस है R2, तो AB इज इक्वल टू 2√R1R2। ठीक है, तो DE की लंबाई हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये रिजल्ट हम आगे करने वाले हैं। तो दैट विल बी 2√6 × 10 60। तो इसमें से 4 बाहर निकलेगा, 2 बन जाएगा 4√15। तो पाइथागोरस वाला भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? पाइथागोरस वाला क्यों पता होना चाहिए? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर सर्कल से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? वही पाइथागोरस वाला ही बचता है, फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ भाई। इन द गिवन फिगर PT is a common tangent 3 circles। तो इसमें पीछे जेब नहीं है ऊपर। In the given figure PT is a common tangent to 3 circles at points A, B and C respectively. The radius of the small, medium and large circle is 4, 6 and 9। जो स्मॉल वाला सर्कल है उसका रेडियस है जी 4, इसका रेडियस है 6 और इसका रेडियस है 9। यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट और याद करवा देता हूँ। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, 9 चौके 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। तो जब भी सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों, ये इजीली प्रूव किया जा सकता है, लेकिन प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी इसमें यूज़ होती है, A³ - B³ वाली, ये प्रूव हो जाता है। बट एट द एंड हमें रिजल्ट याद ही करना होता है जब भी सर्कल्स ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हों। ठीक है, और उन सर्कल्स को ऐसे एक कॉमन टेंजेंट टच कर रहा हो ऐसे। ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट टच कर पा रहा हो ऐसे, तो इन सर्कल्स का जो रेडियस है वो GP में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। मान लो इसका रेडियस है, उस भी मान लो आप 2 और इसका रेडियस है 4, तो कितने गुना किया? 2 गुना किया, तो अगले का रेडियस 8 हो जाएगा, 2 गुना होता ही रहेगा, अगले का रेडियस 16 हो जाएगा। तो ये GP में होते हैं, और ये GP में है इसलिए बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर है। क्लियर है? तो मैं इसको कैसे याद करके रखता हूँ या फिर कैसे आपको मैं बताऊंगा। जब भी किसी एंगल के अंदर अगर आप सर्कल्स को फंसा देते हो, जब भी किसी एंगल के अंदर अगर आप सर्कल्स को फंसा देते हो, सर यहाँ पर तो एंगल के अंदर नहीं फंसाए, कोई नहीं, उसने सिर्फ आपको आधी चीज़ बताई है। सारे सेंटर्स ऐसे लाइन में हैं, सारे लाइन में है सर, और यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट टच कर रहा है। जी हाँ, सर्कल एक सिमेट्रिकल फिगर है, अगर यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट टच कर रहा है ना, तो दूसरी तरफ भी टच कर पाएगा। तो जब भी सर्कल्स को किसी भी एंगल में फंसा देते हैं तो उनके जो रेडियस हैं वो GP में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज में होते हैं। ये आप याद रखोगे। ठीक है, याद रखने के लिए मैं भी ठीक ठाक चीज़ें आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वही बताऊंगा जो याद रखनी ज़रूरी है, जिनके याद रखने से फ़ायदा होएगा। ठीक है, जो हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PC? इसने कुछ बताई है, अच्छा 4, 6, 9 बताए हैं उसने, PC की लंबाई पूछ ली है। ठीक है जी, अब देखो कैसे करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन की नॉलेज से आप यूज़ कर पाओगे इसीलिए। ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, इसको मैं Z मान लेता हूँ, ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, और PZ को मैं मान लेता हूँ जी A। तो उसी तरीके से करते हैं, A की वैल्यू मैं निकालने वाला हूँ, उसने PC की वैल्यू मुझसे पूछी है, तो देखो मैं BC की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ,
दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 2√r1r2। मैं ए बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, 2√r1r2 इजीली निकाल सकता हूँ। सिर्फ मुझे पी ए की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, पी सी की वैल्यू मेरे हाथ में। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने 2r1r2 से भी निकाल लिया और पाइथागोरस से भी मैं निकाल पाया, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस लगा पाओगे। आपको पीसी की लंबाई निकालनी है तो भैया ट्रायंगल PO3C को देखो, PO3C को, ये वाली साइड 9 मुझे पता है, मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो पाइथागोरस लगाकर निकाल लूंगा। अदरवाइज सिर्फ ये वाली साइड निकालोगे पाइथागोरस लगाकर, फिर इसमें जोड़ दोगे, तो कैसे भी कर लो। समझ में आ गई बात। अब करें इस क्वेश्चन को। तो छोटी वाली ट्रायंगल बटे में बड़ी वाली ट्रायंगल, दैट इज 4/6। तो छोटे वाली ट्रायंगल है P से लेकर O1 तक, यानी कि A+4, और बड़ी वाली ट्रायंगल है P से लेकर O2 तक। तो 6 और 4 10 और 4 14, यानी कि A+14। ठीक है, तो 2:3। इनके बीच में कितने आ गए पे भाई, 10 का। 10 का है कि नहीं? हाँ जी सर। यहाँ पर भी 10 का बना दें, 10 दूनी 20, 10 3 30, 20 और 30। A+4 की वैल्यू 20 है, तो A की वैल्यू 16 है। ऊपर से कंपेयर कर लो या नीचे से, फर्क ही नहीं पड़ता जी। A की वैल्यू है 16। तो इस पूरे नीचे वाले की लंबाई कितनी है? 6 और 4 10, 16 और 4 20, 30 और 15 45। तो इस पूरे की लंबाई है मेरे भाई 45। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालूंगा मैं। ठीक है, मैं 9 से काट रहा हूँ, 9 एक कम 9, 9 5 45। मैं यहाँ पर 9 से ऑलरेडी गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, 5 और 1 पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, √24 होता है 4 6 24, यानी कि 2√6, यानी कि 18√6। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं। जरूरत पड़ेगी नहीं कैलकुलेशन की? नहीं। नेक्स्ट, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट x। ओके, 2 कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल मीट एट P एंड नन ऑफ देम पासिस थ्रू x। ठीक है जी, देखते हैं। दो टेंजेंट्स हैं, ये x पर मिलते हैं दो सर्कल, और इनके जो दो टेंजेंट हैं उनमें से कॉमन टेंजेंट है, उनमें से एक भी x से पास नहीं हो रहा। थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा इसको। ठीक, एक भी x से पास नहीं हो रहा, यानी कि ये वाले टेंजेंट है। अदरवाइज एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से पास तो हो ही सकता है। ठीक है जी, और ये कहाँ पर मिल रहे हैं? दीज टेंजेंट्स टच द लार्जर सर्कल एट पॉइंट B एंड C। ओके मेरे भाई, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 15, लार्जर सर्कल का जो रेडियस ऑफ 15 है, अच्छा ये P पर मिल रहे हैं, एंड CP इज इक्वल टू 20, और ये लंबाई 20 है और ये 15 है। ठीक है भाई, ओके। ये मैंने आपको बताया है कि ये जो ट्रायंगल्स बनेंगी ये सिमिलर बनेंगी। ठीक है, ओके। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल? तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या होगा बताओ, दिमाग लड़ाओ। यहाँ पर ये लाइन मैंने थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, तो हो सकता है फील ना आ रही हो, तो टेंशन मतलब अभी सीधी कर देते हैं। फील भी दी जाएगी आपको, टेंशन मतलब। ये लो, अब ये ट्रायंगल की फील आ रही होगी ना। ठीक, अब बताओ कैसे करेंगे। ये छोटे वाली ट्रायंगल और ये बड़े वाली ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ये तो हमें क्लियर पता है। ये 15 है, ये 15 है। अगर इसका रेडियस मैं R मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। बताओ कैसे करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, हमें इस ट्रायंगल की दो साइड पता है, तो तीसरी साइड भी पता होगी। जी हाँ, 15 20, तो ये वाली साइड क्या होगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट 25। 3 4 5 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना। ठीक है, तो अगर ये वाली ट्रायंगल यहाँ पर अगर मैं O मान लूँ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ A, ये तो कहीं पर यूज नहीं होना, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ P और इसको मैं मान लेता हूँ Q। अगर ट्रायंगल PC, सब कुछ मान के बैठाइए, अगर ट्रायंगल RCP की साइड्स का रेशियो है 3:4:5, तो ट्रायंगल QSP की साइड्स का क्या रेशियो होगा? 3:4:5, क्योंकि ये सिमिलर हैं। तो यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ? यहाँ पर मैं मान सकता हूँ मेरे भाई, ये अगर 3 है 3A, तो ये क्या होएगा? ये होएगी 4A, और ये पूरी क्या होएगी? ये होएगी 5A।
यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? ये भी 3:5 रेशियो में होगी, 3:4:5 रेशियो में होगी। ठीक है, ये भी हो जाएगी 3a, इसका जो रेडियस है, इसका यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ये भी हो जाएगी 3a। अब आप कुछ कर पा रहे हो? सोचो जरा। अब निकल जाना चाहिए आपका क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाली साइड 25 है, ठीक है, उसमें से 15 तो यहाँ पर कवर हो गया, बाकी का 10 यहाँ पर कवर होएगा, तो 5 और 3 8 और 11a, ये पॉइंट में आएगा क्या? 10 11a की वैल्यू, अच्छा 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 अच्छा, 5a ये पूरा है ना, पॉइंट में तो आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा, ये 5 तो ये पूरा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है 3a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है 5a, 5 और 3 8a, 25 में से 15 गए 10, तो 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 8a। ठीक है, 8a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 10/8, तो 3a इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 15/4, 3.75, आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, इसको हम वैसे भी कर सकते थे, छोटे ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी की, नहीं यही वे होगा इसका। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये बताओ। तो ये तो मैंने आपको रिजल्ट बताया ना, अगर किसी भी एंगल के अंदर सर्कल्स फंसे हुए हैं तो उन सर्कल्स के जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं। इसका मतलब r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 इंटू r3, इसका मतलब r2 इज इक्वल टू √r1 इंटू r3। क्लियर है? ऑप्शन ए क्लियर है। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है ये, CGL 2017 टीयर 2 में, याद रखना है ये रिजल्ट। नेक्स्ट, अब अगर उसने ये रिजल्ट पूछा है तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकता है, तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है कि उसको कैसे वो एक्सटेंड कर सकता है। इन द फिगर 5 सर्कल्स विद कॉमन टेंजेंट AP, तो बेसिकली क्या है, 5 सर्कल मैंने एक एंगल के अंदर फंसा कर आपको दिए हैं, तो इनके जो रेडियस हैं वो GP में होंगे कुल मिलाकर। ठीक है, तो उसने क्या बताया है, रेडियस ऑफ सेकेंड स्मॉलेस्ट सर्कल, अगर इसका रेडियस है 6√3 एंड लार्जेस्ट सर्कल, और लार्जेस्ट सर्कल इसका जो रेडियस है दैट इज 16। ओके, क्लियर है? फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड लार्जेस्ट सर्कल, तो इसका रेडियस आपने बताना है। तो मैंने मान लिया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो r है, तो इस सर्कल से इस सर्कल का रेडियस निकालूंगा तो एक बार r से मल्टीप्लाई, 6√3 को एक बार, मान लो कॉमन रेडियस कॉमन रेशियो जो जीपी का है, जीपी होती क्या है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। यहाँ का कॉमन रेशियो क्या है कि चीज़ें 2 गुना हो रही हैं, तो मैंने मान ली कि चीज़ें r गुना हो रही हैं, या फिर x गुना मान लो, कॉमन रेशियो को वैसे तो r मानते हैं, x गुना मान लो। तो इस सर्कल से अगले सर्कल तक जाने के लिए मुझे x गुना करना पड़ रहा है, फिर इससे अगले तक जाने के लिए मुझे फिर से x गुना करना पड़ रहा है, फिर इससे यहाँ तक जाने के लिए मुझे फिर x गुना करना पड़ रहा है। तो कितनी बार x गुना करना पड़ गया? 3 बार, तो 6√3 इंटू x³ इज इक्वल टू 16, तो मुझे ये x मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसका रेडियस। तो आगे जाने के लिए अगर x गुना करना पड़ रहा है, तो पीछे आने के लिए, आगे जाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो पीछे आने के लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए टर्म निकालने के लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, फिर इस 16 को डिवाइड कर दूंगा। चलिए जी देखते हैं, 2 3 6 2 8 16, अगर मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो x विल बी इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो इसको 2/√3 से डिवाइड कर देते हैं, 2/√3 से, तो आंसर विल बी 8√3, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? ये बताओ, इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ACB इज इक्वल टू 90, ये वाला 90 है। ये आपको होमवर्क दूं, दिमाग लगाओगे? क्योंकि सॉल्यूशन से तो आप कर ही लोगे देखकर, सॉल्यूशन अच्छे से लिख कर दे दूंगा, दिमाग लगाओ आप अपना, ये होमवर्क में है। तो इस वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन कराने थे सारे ख़त्म हो गए हैं, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। और इस क्लास का या जो भी हम कर रहे हैं आपको उसका फीडबैक आज ज़रूर देना है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। इस वीडियो के एंड में बहुत कम बच्चे आए होंगे। देखो आपका जो कंपटीशन है ना, 50% बच्चे पेपर को देने जाते हैं, वो 50% भी कंपटीशन में नहीं होते हैं। आप लोगों को डराने के लिए तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि 4 करोड़ लोग बैठे हैं कंपटीशन में, 5 करोड़ लोग बैठे हैं। हद है,
4 करोड़ मतलब जो घर में खाट पे सो रहा है वो भी कंपटीशन में है, फिर तो हद है भाई साहब। आप ही बेकार हो कि वो भी आपके कंपटीशन में है। तो कुल मिलाकर अगर 15 से 16 लाख बच्चे, 17 लाख बच्चे, अगर इतने, अब ये नहीं है कि मैं आपको आसान चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। 15-16 लाख बच्चे जो हैं ये पेपर देने जा रहे हैं, तो ये कंपटीशन में नहीं है। और अगर आपको मैं ब्रूटल ट्रुथ बोलूँ, ऑनेस्टी से बताऊं, तो जितने लोग प्री को निकालते हैं वो भी कंपटीशन में नहीं है। या तो आप अपने आप से सच बोलो, या तो आप उस बंदे में से होएगा जो मैं भी एग्जांपल दूंगा, या फिर आपके आसपास ऐसे बतेरे बंदे हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत नहीं झोंकी बट प्री निकल गया। बताओ ऐसे हैं कि नहीं? हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। कि ये नहीं है कि आपने दिन रात एक कर दिए और तब प्री निकाला। ऐसे बतेरे बंदे हैं कि बिना दिन रात एक किए प्री निकाला है। तो जिस बंदे ने अपनी पूरी मेहनत अब तक नहीं लगाई है वो अच्छे से कॉम्पिटिशन में आया है। एक्चुअल में मैं तो उनको भी कंपटीशन में नहीं मानता जो प्री में हैं कि भाई वो कंपटीशन दे। ऐसे बतेरे बंदे हैं जो अपना रूटीन तोड़ रहे हैं और बट फिर भी प्री निकाल दे जा रहे हैं, वो एक्चुअल कंपटीशन में अभी नहीं आए हैं। जब वो अच्छे से कूदेंगे तभी तो कंपटीशन में मानेंगे उनको। हाँ, तो सर फिर तो एग्जाम ईजी हो गया? नहीं, एग्जाम को टफ बनाने के लिए, मान लो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मान लो 10,000 वैकेंसी है, तो एग्जाम को टफ बनाने के लिए 20 लाख या फिर 2 करोड़ लोग अगर कंपटीशन में हैं, ये चीज एग्जाम को टफ नहीं बनाएगी। 2 करोड़ लोग निकम्मे कंपटीशन में हैं तो उसे टफ हो जाएगी चीज? नहीं। अगर 10,000 वैकेंसी है और 30,000 बंदे भी सीरियस हैं, खत्म, अब है कंपटीशन। अगर 30,000 बंदे सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं, तो कम से कम मैं इतना तो बोल ही सकता हूं कि 40 to 50 के बच्चे ठीक ठाक सीरियस होंगे। तो इनकी वजह से कंपटीशन है, ना कि इसके बाद की जो भीड़ आती है जो सीरियस नहीं है बट ठीक है, ठीक ठाक ही पढ़ रही है, रूटीन टूट जा रहा है, कुछ महीने पढ़ रही है, वो कंपटीशन में है? नहीं है वो कंपटीशन में क्या है? तो बंदा रोज लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है, अपना रूटीन फॉलो कर रहा है, उसके कंपटीशन में है वो कहाँ है कंपटीशन में? तो मैं ये नहीं बोल रहा ईजी है, बट मैं ये बोल रहा हूँ ये भी नहीं है मामला। और इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इनसे। अगर ये सीरियस हैं, 40-50 हज़ार सीरियस बंदे अगर किसी काम पर लगे हुए हैं, तो उनमें ही वो भी सीरियस है, आप भी सीरियस हो, उनमें ही 10,000 में आने में आपको पता लग जाएगा ना, नहीं आता जाएगी। कंपटीशन है बट नंबर से मत डरो। कंपटीशन है कि आप डेडिकेटेड हो कि नहीं। आप इन्हीं के अंदर अगर नहीं हो, आप उन सीरियस बंदों में ही नहीं हो जो अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, आप नहीं हो कंपटीशन में, आप इस 2 करोड़ का रोना क्यों रो रहे हैं? इतने बच्चे हैं, इतना कम परसेंटेज सिलेक्शन रेट है इसलिए मैं नहीं हो पा रहा। नहीं भाई, आप रेस में ही नहीं हो। सिर्फ फॉर्म भर देने से क्या हो रहा है? आप रेस में तब आते हो, सिर्फ फॉर्म भर देने से नहीं होता। वो तो ऑफिशियली पेपर पर रेस में आए हो, एक्चुअल में प्रैक्टिकली रेस में तो ये हैं बंदे। अब इनके लिए सक्सेस रेट कितना है? काफ़ी ज़्यादा है, 25% है। मेहनत करने वालों के लिए सक्सेस रेट बहुत हाई है। इस पेपर में नहीं होंगे तो अगले में हो जाएंगे। हाँ, बट यहाँ पर मामला टक्कर का है। जो बाजू वाला जो कैंडिडेट है वो भी ऐसे टक्कर में है, ये सारे सीरियस हैं, ठीक है। तो कंपटीशन है बट किन में है वो देखो। कंपटीशन हाई है, फियर्स है, बट इनमें है। अगर आप रोज लाइब्रेरी जाके रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आप टॉप के उन बंदों में आ गए हो, 40-50 हज़ार में। उतना करने पर ही आप आ गए हो, बट उसके बाद फिर आपने देखना है आप ठीक गाइडेंस लेके पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। इसके बाद बहुत सारे बच्चे चढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कि अगर मैं जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ, आपने वो चीज़ मान ली तो आपकी जॉब पक्की। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट ऐसे हैं जो भटक जाएंगे। किसी ऐसे बंदे पर हो सकता है भरोसा कर ले। मैं सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं मान रहा, लोग यार रुपए कमाने के लिए क्या 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 कर सकते हैं, और ऑनेस्टली भी इतने ठीक ठाक कमाए जा सकते हैं कि भाई बढ़िया काम चल जाए। तो जब ऑनेस्टली उतने कमाए जा रहे हैं, एक्स झूठ बोल के 2x 3x एक्स से काम चलाएंगे ना हम, काहे का 2x 3x। आत्मा को भी शांति होनी चाहिए, ठीक है। और लालच का कोई अंत नहीं है, तो फिर अपना ज़मीर भी क्यों बेचते भाई? हैं, इतना सस्ता ज़मीर नहीं है कि कुछ करोड़ों में बिक जाए, है ना। तो कई बंदे यहाँ पर भटक जाएंगे। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे तो आप पहले ही, और आप सीरियस हो, आप पहले ही टॉप के बंदों में आ गए हो, आप जॉब के बिल्कुल करीब हो। बस रोज पढ़ते रहो, मैं बोल रहा हूँ आपकी जॉब पक्की है इस बार, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ तक ही कई लोग नहीं पहुंचे होंगे वीडियो के, तो आपने क्या करना है, जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है
वहाँ पर मेरे को फीडबैक देना है कि ज्योमेट्री की ये वाली क्लास सर ऐसी लगी। ठीक है, मैसेज आपको पता है मैं रेगुलरली वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ, मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये आपने फीडबैक देना है वहाँ पर भाई। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं और लगे रहो जम के।